नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, ज़्यादा नहीं, कुछ साल 4-5 साल पीछे आपको लेकर के चलता हूँ। लगभग 2019 के आसपास बनारस का वो वाक़या है। तब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास के भूभाग में बड़ी बड़ी इमारतों, मंदिरों, शिवलिंगों और देव प्रतिमाओं को ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया, तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद ज़मीन सरपट कर दी गई। एक बड़ा भूभाग विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए ऑक्युपाई किया गया और उस कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने जब वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुँचे, मौके पर आए, भूमि पूजन किया, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब पूरा परिसर खाली हो गया है, बाबा विश्वनाथ मुक्त हो गए हैं, वो आसानी से सांस ले सकेंगे, उनका दम नहीं घुटेगा। बाबा विश्वनाथ का दम कब और कितना घुट रहा था और अब वो किस हाल में हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जनादेश विपक्ष को मिला है, उस जनादेश के मार्फत जो संजीवनी मिली है, उसका तेवर इस 18वीं लोकसभा में पहले दिन से ही दिखाई देने लगा है। या यूं कहिए कि पहला सत्र लोकसभा का शुरू होने के पहले जब स्पीकर के चुनाव की बात आ रही थी, उस समय से ही ये मामला, ये तेवर दिखाई देने लगा है। इंडिया गठबंधन का तेवर, विपक्ष का तेवर। और सत्र के 7वें-8वें दिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकाश के लिए चर्चा शुरू हुई, तो इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की और राहुल गांधी ने करीब 90 मिनट के अपने भाषण में पिछले 10 सालों की वो एक एक चीज को उठा करके ले आए, एक एक मुद्दे को उठा करके ले आए और सरकार पर तीखा हमला किया। वो बेबाक अंदाज में बोलते चले गए। हर मुद्दे को रखा उन्होंने, किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, हिंसा का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, बनारस का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर को उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ इस ढंग से रखा कि पूरे 10 साल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, उसका पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया। उन्होंने बेखौफ अंदाज में एक भी बिंदु नहीं छूटा, लेकिन उनके हिंदू वाले बयान, जिसे भाजपा अपना कॉपीराइट मानती है, पर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष पूरा बौखला गया जैसे, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी। मैंने आपसे कहा कि जिसे हिंदू शब्द, हिंदुत्व शब्द जिसे अपना कॉपीराइट समझती है बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, उस पर जब हमला हुआ
तो नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ा, प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ा। ये पहला मौका था, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हों या 10 सालों तक प्रधानमंत्री के तौर पर। कभी भी विपक्ष के किसी सांसद या विधायक के बोलने के दौरान प्रधानमंत्री कभी कुछ बोलते नहीं थे, कोई जवाब नहीं देते थे, सवाल भले ही उनसे पूछा जाता हो। लेकिन इस बार वो खड़े हुए, एक बार नहीं 2 बार खड़े हुए, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण वो बड़े गंभीरता से सुनते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है। गंभीर मसला ये है कि राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि एक भगवान शिव की तस्वीर के माध्यम से उन्होंने हिंदुत्व को समझाने की कोशिश की थी। हिंदू कौन है, हिंदू का काम क्या है, हिंदू क्या करता है। हिंदू हिंसा नहीं फैलाता, हिंदू नफरत नहीं फैलाता, ये भगवान शिव बताते हैं, हमारे महापुरुष बताते हैं। ये मसला जैसे कि दिल में चुभ गया हो, एक ऐसा तीर राहुल गांधी ने चला जिससे पूरा सत्ता पक्ष पिलपिला गया, तिलमिला गया। ऐसे में प्रधानमंत्री को अपने लोगों के फेवर में उठ खड़ा होना पड़ा और उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता ने हिंदू समाज का अपमान किया है। इसके बाद तेज तर्रार गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा अध्यक्ष से संरक्षण देने की मांग करनी पड़ी। राहुल गांधी के उस 90 मिनट के भाषण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि को भी खड़े होकर प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार को संरक्षण देते हुए देखा गया। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो आधी रात को राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण के हिंदू वाले बयान को स्पंज कर दिया गया। आते हैं उन बातों पर जिन्हें स्पंज किया गया है, वो आपको बताते हैं। पहला बिंदु है हिंदुओं और हिंसा को लेकर दिया गया बयान हटा दिया गया। उन्होंने जब कहा था कि जब मैं पीएम की ओर देखता हूं तो वो नहीं मुस्कुराते, इसे भी हटा दिया गया। अंबानी अडानी को लेकर दिया गया बयान हटा दिया गया। बीजेपी 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है, इसे हटाया गया। अग्निवीर सेना नहीं बल्कि पीएमओ की योजना है, इसको हटाया गया। अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी अनुचित व्यवहार करती है, इसे हटाया गया। कोटा में पूरी परीक्षा सेंट्रलाइज है और अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली है, इसको भी हटा दिया गया। इसकी जानकारी होते ही राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। इसमें लिखा है उन्होंने कि सभापति को सदन की कार्यवाही से कुछ टिप्पणियों को हटाने की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन यह केवल उन शब्दों के लिए है जिनकी प्रकृति, प्रक्रिया और आचरण के नियम 380 में निर्दिष्ट की गई हैं। उन्होंने कहा, मैं यह देखकर स्तब्ध हूं कि किस तरह से मेरे भाषण के काफ़ी हिस्से को कार्यवाही से हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि हटाए गए हिस्से नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैंने सदन में जो कहना चाहा वह जमीनी हकीकत और तथ्यात्मक स्थिति है। सदन का प्रत्येक सदस्य जो लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की चिंताओं को सदन में उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। राहुल गांधी का कहना था कि देश के लोगों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए मैं कल इस अधिकार का उपयोग कर रहा था। उन्होंने बिरला को लिखे अपने पत्र में कहा कि मेरी सुविचारित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस संदर्भ में मैं अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद के भाषण पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका भाषण आरोपों से भरा था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उनके भाषण से केवल एक शब्द को हटाया गया है। उन्होंने कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यवाही से निकाली गई टिप्पणियों को फिर से शामिल किया जाए। इससे पहले
कांग्रेस नेता ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, वह सच्चाई है। जितना एक्सपंज करना है करें, सच्चाई तो सच्चाई होती है। एक बात इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ये जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार बड़े गर्व से कहती है कि अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो इस डिजिटल दुनिया में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कल कहा संसद के अंदर, उसकी पूरी वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। एक एक व्यक्ति के पास वो वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, सुना है। लिहाजा आप जितना भी कोशिश कर लें, उस अंश को हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। इंटरनेट पर भेजी गई सामग्री को आप इस तरह से स्पंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन नियमों का हवाला राहुल गांधी दे रहे हैं, उन नियमों को पर अगर गौर किया जाए तो ये मामला इतना आसान भी नहीं है कि उन चीज़ों को, जिन 7 बिंदुओं को हटाया गया है उनके भाषण से, स्पंज किया गया है, उन्हें ले करके अगर राहुल उसे वापस नहीं लिया जाता है तो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर के न्यायालय की शरण में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं है, कोई भी असंसदीय शब्द नहीं है। ये आक्रमण, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, हिंदू समाज को नहीं कहा है, वो बीजेपी को लेकर के कहा है, आरएसएस को लेकर के कहा है, नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा है। तो इस तरह से इतना आसान भी नहीं है कि उन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। अब इस बात को, इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देखना है कि वो क्या करते हैं। क्या वो पार्टी के लोगों, सत्ता पक्ष की ओर से जो दबाव बना, उसके चलते उन्होंने ये हटाया है? उन्होंने हटाया है कि नियमों के तहत अगर उन्हें हटाना होता तो वो जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और सत्ता पक्ष की ओर से उनसे इस पूरे मसले को लेकर के माफ़ी मांगने की बात की जा रही थी राहुल गांधी से, जब उस कार्रवाई से उसे हटाने की बात मांग की जा रही थी, तब स्पीकर ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसे हटाने के लिए कोई आदेश नहीं जारी किया। फिर ये अचानक रात में, आधी रात को ये सारी कार्रवाई जो होती है, ये इस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। ये रही कल की चर्चा। दूसरे दिन मंगलवार को भी विपक्ष ने अपने सधे हुए अंदाज में, अपने नुकीले चुटीले अंदाज में, जस्ट का तस, जहां राहुल गांधी ने अपने भाषण को खत्म किया था, वहीं से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी बात को रखना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में को संबोधित करते हुए सरकार को घेरा और कहा कि हर बात को जुमला बनाने वाले से लोगों का भरोसा उठ गया है। खुद उन्होंने बताया कि मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं, अग्निवीर योजना के सहारे सीमा सुरक्षा नहीं की जा सकती। इंडिया ब्लॉक जब भी सत्ता में आएगा, अग्निवीर योजना को समाप्त करने का काम करेगा। उन्होंने इतना ही नहीं, ईवीएम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में एक बार फिर से ईवीएम का सवाल उठाया और कहा कि हम यूपी की सारी 80 सीटों को भले ही जीत जाएं, बावजूद इसके ईवीएम के खिलाफ रहेंगे, ईवीएम की मुखालफत करते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम का मुद्दा कायम रहेगा, यह मुद्दा न मरा है और नहीं मरेगा। हमें इस पर पहले भी विश्वास नहीं था और अब भी नहीं है। अगर हम यूपी में 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं रहेगा। ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे। हम समाजवादी ईवीएम को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। अग्निवीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार जब भी केंद्र में आएगी, अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में विकास को लेकर सरकार पर हमला किया
उन्होंने अखिलेश यादव ने यूपी में विकास को लेकर सरकार पर हमला किया। कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनवाई उसी प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने यूपी में एक्सप्रेस वे को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां पर जो भी एक्सप्रेस वे बने हैं वो यूपी के बजट से बने हैं, जबकि केंद्र ने एक भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया है। अयोध्या की जीत, हमारी मर्यादा की जीत। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या की जीत देश की परिपक्व मतदाता की जीत है। अयोध्या की जीत हमारी मर्यादा की जीत है। ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज़। जो करते थे उसको लाने का दावा वो खुद किसी के सहारे के हैं। लाचार हुई हैं वही जो राम रखी राखा। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूपी में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। यूपी में दो लोगों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जुमला बनाने वालों से जनता का भरोसा उठ गया है। यूपी में हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार किसी को नौकरी नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी सत्ता में आए तो अग्निवीर स्कीम को समाप्त करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि यह भाजपा सरकार इसलिए पेपर लीक करा रही है ताकि नौकरी ही न देनी पड़े। इसके अलावा पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने के लिए भी यह सरकार ऐसा कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला था जो उन्होंने बोल गए कि आरक्षण का हक छीनने के लिए नौकरी नहीं दी जा रही है, इसलिए पेपर लीक कराया जा रहा है। ये छोटा मोटा बयान नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि तोड़ने वाली राजनीति की हार हुई है और जोड़ने वाले राजनीति की जीत हुई है। देश अब व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं जन आकांक्षा से चलेगा। उन्होंने कहा कि विकास का ढिंढोरा पीटने वाली विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे। वाराणसी में लोग क्योटो का फोटो लेकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन काशी विद्यापीठ ब्लॉक के उस गांव का भी उन्होंने जिक्र किया जिसे आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री ने गोद लिया था और बताया कि इस गांव में आज भी टूटी फूटी सड़कें हैं, कच्ची पगडंडियां हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सबका हाल बुरा है, लोगों का जीवन नरक बन गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत हुई है। इंडिया और पीडीए की सामाजिक न्याय की जीत हुई है। ये गिरने वाली सरकार है। 2024 का परिणाम हमारे लिए जिम्मेदारी भरा है। 4 जून को सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति के अंत का दिन है। चुनाव में आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया है। चुनाव में सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले मैं स्पीकर और चुने गए सांसदों को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही उन समझदार मतदाताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनने से रोका है। ये आज का है। आज कुछ देर में आज शाम लोकसभा में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकाश के दौरान जो चर्चा हुई है उसका जवाब देंगे। कल वो राज्यसभा में जवाब देंगे। देखना ये गौर करने के काबिल होगा कि प्रधानमंत्री अब क्या कहते हैं, विपक्ष को किस तरह से लेते हैं। हालांकि उनकी आदत में शुमार है कि वो हमेशा विपक्ष को आड़े हाथों ही लेते हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या होता है। ये सदन इतनी आसानी से सत्ता पक्ष की बातों को, प्रधानमंत्री की बातों को चुपचाप सुनने वाला तो इस बार नहीं लगता है। ये पहली बार है 10 सालों में जब ऐसा लगा 2 दिन से, सोमवार और मंगलवार को, कि संसद वाकई जिंदा हो गई है, उसमें नवजीवन आया है।
नवजीवन प्रस्फुटित हुआ है। पिछले 10 सालों तक संख्या बल कम होने के चलते जिस अंदाज में विपक्ष अपनी बात को रख नहीं पा रहा था, वो संख्या बल प्राप्त होते ही वो तेवर दिखने लगे हैं। वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, महुआ मोइत्रा हो, अभिषेक हो, कोई भी हो, कोई किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। जो झुकेगा उसे और झुकाने की भी कोशिश की जाएगी। जैसा कि कल राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में लोकसभा अध्यक्ष पर से एक मांग का वो दृष्टांत उद्धृत करते हुए कि वो प्रधानमंत्री के आगे झुक जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष से ताव से स्ट्रेट खड़े होकर के हाथ मिलाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि लोकसभा में सदन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ उम्र का तकाजा नहीं है, यहाँ पद की गरिमा बड़ी होती है। अब ये इतना आसान नहीं होगा इस पचा पाना सत्ता पक्ष के लिए। कल जो राहुल गांधी ने कहा, आज जो अखिलेश यादव ने कहा, कल शाम जो महुआ मोइत्रा ने कहा, और राज्यसभा में जिस अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता की कमर कसी, अपने बयानों के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने भी ठीक उसी अंदाज में अपने पक्ष को रखा, जनता की आवाज़ को रखा, जिस अंदाज में राहुल गांधी कल जनता की आवाज़ को सदन के सम्मुख रख रहे थे। अब आज क्या कुछ होता है उसे हम देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं। उनके अभिभाषण के बाद हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बस अंत में एक गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।